वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में चैप्टर 7 क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी का खत्म कर चुके हैं इसकी थ्योरी बच्चों। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो अब इसकी एक्सरसाइज हमें डिस्कस करनी है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आप ये बुक ओपन कर सकते हैं बच्चों। बुक ओपन करके इसकी एक्सरसाइज पे आ जाइए। पेज नंबर है 178। So let's discuss the questions and answers. पहला सवाल है 7.1। गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब। तो ये वो फैमिलियर शेप्स हैं। ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, ये अजम्पशन है, मास डेंसिटी सबकी यूनिफॉर्म है। डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी, यानी उसके बॉडी मास के अंदर ही होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, या बाहर भी हो सकता है, ये पूछा गया है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो द सॉल्यूशन। तो जो आंसर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ईच जो है, यानी इनका स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, सिलेंडर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्योंकि सिमेट्री है, सब में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, रिंग का ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्यूब का ज्योमेट्रिकल सेंटर, वही इन सबका सेंटर ऑफ मास है। और पूछा है डज द सेंटर ऑफ मास नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी, के बॉडी के मास के अंदर होना ही जरूरी है। तो जवाब है नो, द सेंटर ऑफ मास में लाई आउटसाइड द बॉडी एज इन केस ऑफ ए रिंग। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हम जानते हैं रिंग के अंदर नहीं होता है बच्चों, रिंग के मास के अंदर नहीं होता है। कैसे, किस सेंस में, ऐसे समझ सकते हैं आप। हियर इज द रिंग। तो रिंग का मास, अगर इसको मैं थोड़ा सा और डबल वॉल्ड बना दूं जैसे साइकिल का पहिया, तो हम जानते हैं इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास है, जो कि इसके मास के अंदर नहीं है। ऐसे ही कोई इस तरह की बॉडी एक्सटेंडेड जिसका शेप कुछ इस तरह का है, तो आप देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास अगर आप लोकेट करना चाहेंगे तो वो यहाँ कहीं होगा, जो कि उसके मास के अंदर नहीं होगा। तो इस सेंस में ये कहा जा रहा है। हॉलो सिलेंडर उसमें भी नहीं होगा, हॉलो क्यूब में भी नहीं होगा, अगर ये हॉलो ले लेते हैं। 7.2, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चों, ये अच्छा सवाल है और इसका रेफरेंस मैं 12th क्लास में भी लूंगा। इसमें जो डेटा दिया हुआ है, आपको जो समझना है वो ये समझना है, इसमें जो डेटा दिया हुआ है 1.27 एंगस्ट्रॉम, इट इज वेरी यूजफुल। किस सेंस में, ये आगे हम समझेंगे। HCl मॉलिक्यूल है, जस्ट इमेजिन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का एटम छोटा एटम, पॉजिटिव, क्लोरीन का बड़ा एटम। द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम यूनिट। हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है 10⁻10 मीटर। Find the approximate location of center of mass of the molecule given that a chlorine atom is about 35.5 times as massive as a hydrogen atom। वो आप जानते हैं एवरेज मास जो लेते हैं हम क्लोरीन के लिए। And nearly all the mass of an atom is concentrated in its nucleus, ये हमें पता है। तो with this assumption हम यहाँ पर कैसे पता करें। तो जो आंसर है 7.2 का, लोकेटेड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ेगी, डिस्टेंस 1.24 एंगस्ट्रॉम होगी फ्रॉम हाइड्रोजन एंड, हाइड्रोजन से दूर होगा, क्लोरीन के पास होगा। जैसे अगर आप दिमाग में सी सॉ का प्रिंसिपल लाएं, जो मोमेंट्स हम बैलेंस करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज मोमेंट, वैसा कुछ m1r1 इक्वल टू m2r2। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माना कि न्यूक्लियस जो है हाइड्रोजन एटम का वो ओरिजिन है, यहाँ पर हमने ओरिजिन मान लिया फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। मास m1, हाइड्रोजन एटम के मास को 1 यूनिट माना, तो क्लोरीन एटम का मास हुआ 35.5 यूनिट। अब x1 जो डिस्टेंस है वो 0 है क्योंकि तो यहीं पर है, और x2 जो है 1.27 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, उसको मीटर में एक्सप्रेस किया। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ HCl मॉलिक्यूल फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय, अगर उसका कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहें सेंटर ऑफ मास का तो हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया।
m1 x1 this quantity becomes 0, m2 x2 this much, and upon m1 plus m2. So what we get 1.235 angstrom unit, which is approximately we can say 1.24 angstrom unit. एक और फॉर्मेट अगर मैं आपको सॉल्यूशन का दिखाऊं, then this is another format 1.27 angstrom unit. ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के ज्यादा पास होगा, क्लोरीन ज्यादा मैसिव है। गिवन डेटा करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो मासेस दिए हुए हैं। फिर लेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम लाई एट x फ्रॉम क्लोरीन एटम, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1.27 माइनस x सेंटर ऑफ मास से, और उसके बाद हम लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर डिफरेंस क्या बच्चों, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है, इसके अबाउट, क्योंकि अब इसको ओरिजिन मान लिया है तो इसके अबाउट, इससे डिस्टेंस ली हमने h की। तो दिस इज अनदर मोड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, और क्योंकि यही ओरिजिन माना है तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है। तो ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। ये डिस्टेंस जो है किससे मिली हमें, डेफिनेटली ये क्लोरीन से मिली है डिस्टेंस हमको, ठीक है, माइनस में आ रहा है ना, तो क्लोरीन से मिली है क्योंकि हमने क्लोरीन से डिस्टेंस मानी थी x। अब अगर आप हाइड्रोजन से लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन से लिख सकते हैं 1.27 में से 1.27 एंगस्ट्रॉम में से इसको सब्ट्रैक्ट करके। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द सेंटर ऑफ मास लाइज एट द left of the molecule, hence the center of mass of the HCl molecule lies 0.037 angstrom from the chlorine. Next, question number 3. A child sits stationary, रेस्ट पर है, बैठा हुआ है, at one end of a long trolley, एक लंबी ट्रॉली है उसके एक किनारे पर, moving uniformly with a speed v on a smooth horizontal floor. If the child gets up, उठता है, भागता है, in any manner, कैसे भी, इधर उधर भागता है, what is the speed of the center of mass of the trolley plus child system? Just think about जो भी आपने कंसेप्ट सीखे हैं उनको दिमाग में रखते हुए इस सिचुएशन के बारे में सोचें। तो मैं समझता हूं आंसर आपको मिल चुका है। Is there any external force acting here? बच्चा जो है ट्रॉली के अंदर है। So the correct answer is 7.3. The speed of the center of mass of the trolley plus child system remains unchanged, equal to v, because no external force acts on the system. The forces involved in running on the trolley are internal to this system. क्योंकि भागने के लिए वो जो भी एक्शन कर रहा है उसकी रिएक्शन तो उसे ट्रॉली से ही मिलने वाली है बच्चों। तो ट्रॉली एंड चाइल्ड मेक्स द सिस्टम, दोनों मिलाकर सिस्टम बन रहा है। स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, irrespective of the movements of the child inside the trolley in any manner, because center of mass is affected by external forces, not by the internal forces. Internal forces का कोई असर उन पर नहीं होता है। No change, the child is running arbitrarily on trolley moving with velocity v. However, the running of the child will produce no effect on the velocity of the center of mass of the trolley. This is because the force due to the boy's motion is purely internal, and internal forces produces no effect on the motion of the bodies on which they act. Since no external force is involved in the boy trolley system, the boy's motion will produce no change in the velocity of center of mass of the trolley. So, आपको समझ में आ गया होगा। 7.4. Show that the area of the triangle contained between the vectors a and b is 1/2 of the magnitude of a cross b. जैसे कि आप जानते भी हैं एरिया जो होता है ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो जहां पर भी बच्चों ये वर्ड्स आ जाते हैं, शो दैट मीन्स यू हैव टू डिराइव, यू हैव टू डू द डेरिवेशन पार्ट। तो यहाँ पर आपको आंसर में एनसीईआरटी में कुछ नहीं मिलेगा इसकी जगह। हाँ, डेरिवेशन अगर हम इसका देखें तो इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल OPQ, तो हाइट हो गई QN। लेट A be represented by OP, ये वेक्टर A है, एंड B be represented by OQ, ये वेक्टर B है। POQ जो है वो एंगल थीटा है, यहाँ पर मैं बना सकता हूँ, दिस इज एंगल थीटा। कंप्लीट द पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम पूरा किया और PQ को ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर डाला QN परपेंडिकुलर टू OP,
तो ट्राइंगल ओ क्यू एन में साइन थीटा अगर मैं निकालता हूँ, ओ क्यू एन में यहाँ थीटा है, साइन थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो क्यू एन अपॉन बी इसके बराबर ही मिलता है हमें, क्यू एन अपॉन बी। क्यू एन की वैल्यू आ गई हमारे पास बी साइन थीटा। तो डेफिनेशन के हिसाब से ए क्रॉस बी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ उसका मैग्नीट्यूड, तो ए बी साइन थीटा है, ए बी तो हम ए की जगह हम ओपी लिख सकते हैं, बी की जगह बी साइन थीटा की जगह क्यू एन लिख सकते हैं, तो ओपी क्यू एन आ गया। सो व्हाट इट कैन बी री रिटन एज 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो तो ट्राइंगल का एरिया होता है, तो इसका ट्वाइस हो गया है। तो एरिया ऑफ ओपी क्यू हो जाएगा हाफ ऑफ दिस ए क्रॉस बी। तो ये फॉर्मूला है एक बच्चों जो हम फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में, और ये हमने डिराइव किया है विच वाज टू बी प्रूव्ड। एक बार फिर से देखें, यहां पर हमने ओके और ओ एम लिया है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हियर इज द एंगल थीटा और हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ओ एन एम की। तो ट्राइंगल ओ एन एम में साइन थीटा अगर मैं निकालता हूं तो वहां से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली जो बी साइन थीटा मुझे मिल रहा है। तो ए क्रॉस, ये मिसप्रिंट है बच्चों, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। तो ओके डॉट ओके इंटू एम एन, अब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, सेम इज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.5 शो दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा बच्चों, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फॉर्म्ड ऑन द थ्री वेक्टर ए बी एंड सी। ये सारी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आगे जो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर रहे हैं। तो a इंटू बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड ऑन द थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो शो दैट, यू हैव टू प्रूव अगेन, तो आपको इसमें आंसर नहीं मिलेगा 7.5 का। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हियर इज द पैरेललोपाइड, लेट ए पैरेललोपाइड बी फॉर्म्ड ऑन द थ्री वेक्टर्स, ये तीन वेक्टर्स ए बी सी से हमने पैरेललोपाइड बनाया। ओ ए के बराबर है, ओ बी के बराबर है, ओ सी के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस सी निकालता हूँ, बी क्रॉस सी साइमल्टेनियसली डायरेक्शन के रेफरेंस में समझें उसको, बी क्रॉस सी, तो बी सी साइन 90 एन कैप आता है, तो एन कैप यूनिट वेक्टर होगा अलोंग ए। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। तो अब जब मैं ए डॉट बी क्रॉस सी निकालता हूं तो ए इंटू बी सी एन कैप आता है, तो ए बी सी कॉस जीरो, वॉल्यूम हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें मिल जाता है ए बी सी जो कि वॉल्यूम है ही सही, किसी भी पैरेलल पाइप का वॉल्यूम तीनों साइड्स का प्रोडक्ट होता है, which is equal in magnitude to the volume of the parallelogram, hence proved. Another way of writing it, here a parallelopipe, origin हमने ऊपर माना ABC and unit vector जो कि perpendicular है B और C के, तो मैं समझता हूँ no more discussion is needed on this question. Next 7.6 find, पता लगाना है the components along the x y z को z भी बोल देते हैं, x y and z axis of the angular momentum, एंगुलर मोमेंटम को L से दिखाया, छोटा L से, ऑफ ए पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर पूरी बॉडी की बात करेंगे तो कैपिटल L से दिखाएंगे। whose position vectors are with components x y z and momentum is p with components px py pz। तो पहले तो हमें ये पता करना है कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, शो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन द एक्स वाई प्लेन द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली ए जेड कंपोनेंट। अगर सिर्फ एक्स वाई प्लेन में जा रहा है तो एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ जेड कंपोनेंट होगा, बाकी कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो 7.6 में आपको आंसर दिया हुआ है एल को एक्सप्रेस करना, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये एक्सप्रेशन इसका मिलेगा। तो Lx का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, सिमेट्री इज देयर। एल वाई वाई कंपोनेंट क्या मिलेगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। तो सिमेट्री को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अब ये कैसे आया वो हम समझते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर शो दैट करके, तो वो इसमें आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हम देखते हैं। ये सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं physicscan.com से, और नहीं मिलते हैं तो आप मेरे को लिख सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सो आर्टिकल है 5A16, यहाँ पर ये बोला गया है, तो वहां से हम उसको रेफर कर सकते हैं।
अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 यहां देखते हैं हम Lx इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई एल वाई इक्वल टू जेड पी एक्स, ये डायरेक्शन के हिसाब से हमने निकाला. लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p वेक्टर इज पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ये 2 नहीं है ना, z है. पोजीशन वेक्टर, चलो इसको यहीं पे सही भी कर देते हैं. अभी नहीं आ रहा, ठीक है. इट इज z. पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आर xi प्लस yj प्लस z. एंगुलर मोमेंटम L होता है r क्रॉस p, तो हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ लेना होगा. r क्रॉस p निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने डिटरमिनेंट मेथड यूज किया. i j k लिखा, इनके कंपोनेंट्स लिख दिए x y z p x p y p z. तो यहां से ये कंपोनेंट फॉर्मेट में हमको मिल गया L. इस तरह से ये आया वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप, ये हो गया एक्स कंपोनेंट. एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ये हो गया वाई कंपोनेंट. एक्स पी वाई माइनस जेड पी एक्स, ये हो गया जेड कंपोनेंट. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के वी गेट the particle moves in xy plane, hence the z component of position vector and linear momentum vector becomes 0. तो z कंपोनेंट यानी pz को 0 जैसे मैं करूंगा, इक्वेशन रिड्यूस हो गई pz को 0 करने पर. pz को और z को दोनों को 0 किया हमने, pz एंड z. तो ये क्वांटिटी खत्म, lx बिकम 0, ly बिकम 0, सिर्फ बचा lz. Therefore, when the particle is confined to move in the xy plane, the direction of angular momentum is along the z direction. यहाँ से हम साफ साफ इस फैक्ट को समझ सकते हैं, देख सकते हैं. So now next question is 7.7. Two particles, each of mass m and speed v, travel in opposite direction. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है और क्रॉस होने के बाद ऐसे भी हो सकती है, दोनों संभावनाएं. along parallel lines separated by distance d, उनके बीच की दूरी d है. show that the vector angular momentum of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken. इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम पर, चाहे किसी भी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम ले लीजिए. मिलता जुलता सॉल्व एग्जांपल हमने सॉल्व किया था बच्चों, तो यहां पर भी हमको क्या करना है, शो दैट. इन वर्ड्स को आप पकड़ो, शो दैट मतलब यू हैव टू प्रूव. तो बताइए इसका आंसर मिलेगा क्या? 7.7 का आंसर आपको इधर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. यहां देखते हैं, as is clear from figure, vector angular momentum of two particle system about any point on x1 y1, यहां पर ये पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी से इधर, दूसरा पार्टिकल b जो है वो जा रहा है v वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये नेगेटिव x डायरेक्शन में. तो एल ए हुआ mv इंटू 0 प्लस mv इंटू डी इक्वल टू mv डी. पार्टिकल ए का एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट. तो पॉइंट ए से उसकी डिस्टेंस 0 है, इसलिए mv इंटू 0 पर पॉइंट इसकी जो पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम. तो पार्टिकल बी का जो एंगुलर मोमेंटम है ए के अबाउट वो है mv इंटू डी, ऐसा हम कह सकते हैं. ठीक है, ओके. सिमिलरली वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम अबाउट एनी पॉइंट बी के अबाउट निकालेंगे, तो उसको एल बी से दिखाया. तो ए का तो बनेगा mvd, जबकि बी का हो जाएगा 0, क्योंकि उससे डिस्टेंस 0 या मोमेंट आर्म 0 होगी. लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट सी ऑन ए बी, जहां पर AC जो है वो x के बराबर है, दिस डिस्टेंस इज x. एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट C हमने लिया, तो LC इज mvx प्लस mvd माइनस x, और इन दोनों को जोड़ते हमें मिलता है mvd. तो क्लियरली यहां से दिख रहा है कि LA इक्वल टू LB इक्वल टू LC, जो कि हमें प्रूव करना था कि कोई फर्क नहीं पड़ता किस पार्टिकल के किस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं. वन मोर एस्पेक्ट वी कैन सी हियर. ये मान लिया हमने, लेट ए सर्टेन इंस्टेंट, जिनको नहीं समझ में आया देख लें दोबारा से. टू पार्टिकल बी एट पॉइंट्स P एंड Q.
P और Q पर ये दो पार्टिकल है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो P और Q पर ये दो पार्टिकल है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट P के अबाउट अगर निकालते हैं हम तो LP से दिखाया तो mv इंटू जीरो, इसका खुद का तो जीरो और इसका mv इंटू डी, mvd। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम अबाउट पॉइंट Q निकालते हैं तो ऊपर वाले का जीरो नहीं होगा, नीचे वाले का जीरो होगा। कोई पॉइंट R अगर हम कंसिडर करते हैं जो डिस्टेंस y पर है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगी, d माइनस वाई हो जाएगी। तो उसको हमने लिखा, टोटल मोमेंटम जोड़ा तो वापस से एमवीडी आ गया। तीनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर P के अबाउट लो मोमेंटम या Q के अबाउट या R के अबाउट मोमेंटम इज सेम, जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए नॉन यूनिफॉर्म बार, ये रही, वेट W, इसका वेट W है, इज सस्पेंडेड एट रेस्ट, ये लटका रखा हमने, ये धागा इधर से धागा। आप ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, मजा आएगा, बैलेंस करना इसको। बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ नेग्लिजिबल वेट, हल्का धागा ले लेना, मशीन वाला डोरा, और झाड़ू की डंडी ले लेना, एज शोन। एंगल्स मेड बाय स्ट्रिंग्स विद अ वर्टिकल आर, ये एंगल 36.9 डिग्री, ये 53.1 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बार इज 2 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई 2 मीटर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस d ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड। यहां से हमें डिस्टेंस d पता करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां होगा वो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर अगर होता, समझ लीजिए इस बात को, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर होता तो ये दोनों एंगल बराबर बनते, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो आंसर हमारे पास ये डिस्टेंस का 72 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 7.8, here is 7.8, 72 सेंटीमीटर। टोटल 2 मीटर है तो 72 सेंटीमीटर, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है लेफ्ट एंड के पास। इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हैं आप, ये जो स्टिक है इधर से मोटी होगी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पतली होगी, जैसे झाड़ू की सींग होती है, आगे से पतली पीछे से मोटी, ऐसा मान सकते हैं। So let's see the solution. How to solve it? हम इसमें वेरियस फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना सकते हैं। W यहाँ काम कर रहा है, माना कि टेंशन T1 है, तो T1 के दो कंपोनेंट्स हो गए, T1 cos थीटा 1 ऊपर की तरफ, T2 sin थीटा 1। ओके, मिसप्रिंट इज देयर, T1 cos थीटा 1, T1 sin थीटा 1, ठीक है, ये T1 ही है। इधर T2 है तो T2 cos थीटा 2, T2 sin थीटा 2, सारे डिस्टेंसेस हमने दिखा दी। तो अगर मैं बैलेंस करता हूं सारे फोर्सेस को, तो T1 sin थीटा 1 बैलेंस कर रहा है T2 sin थीटा 2 को, तो एक इक्वेशन ही होगी। तो यहाँ से T1 अपॉन T2 हमें मिला sin थीटा 2 अपॉन sin थीटा 1, और ये वैल्यूज हम टेबल देख के निकाल सकते हैं बच्चों। टेबल आपको अरेंज करनी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें सीधे वैल्यू देख सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर में आप टाइप करके वैल्यू देख सकते हैं। लेट स्मॉल डी बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि हमने माना था। तो ऐसे सिचुएशन में T1 cos थीटा 1, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, यानी अब टॉर्क बैलेंस करेंगे। पहले हमने फोर्सेस को बैलेंस किया, अब हम बैलेंस करेंगे टॉर्क को। T1 cos थीटा 1 ये जो है, इसको क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है, अबाउट सी अगर सेंटर ऑफ अबाउट सी अगर मैं मोमेंट लेता हूं इसका, तो इनटू डी हो गया। और T2 cos थीटा 2 ये जो है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस डी, यहाँ से सी से लेकर इस एंड तक के डिस्टेंस से, और थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज हमने रखी यहाँ पर, और वहां से T1 T2 में एक और रिलेशन हमको मिलता है। तो T1 अपॉन T2 हमारे पास था, अभी T1 की वैल्यू T2 की टर्म्स में मिल गई, यहाँ रख देंगे, सॉल्व करने पर हमें D मिल जाएगा 0.745 मीटर। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व इट। अनदर सॉल्यूशन इज हियर, यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ सही छपा है T1 sin 36.9 डिग्री, डायरेक्टली थीटा 1 थीटा 2 जगह वैल्यू रख दी हमने। तो बैलेंस करेंगे पहले फोर्सेस को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, फिर हम बैलेंस करेंगे टॉर्क को रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, और उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम, 7.9 पे आते हैं, है ना, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे। ऑलरेडी 24 मिनट का वीडियो हो चुका है।
तो ए कार वेज 1800 kg। आपको पता है मारुति का वजन कितना होता है, मारुति 800 का? इट इज इन बिटवीन 600 किलोग्राम टू 700 किलोग्राम विदाउट पैसेंजर। पैसेंजर अगर उसमें नहीं बैठे हैं तो 600 से 700 किलो के बीच में होता है। 1800 किलो यानी बड़ी वाली कार है, इनोवा मान लीजिए। कार weighs 1800 kg. The distance between its front and back axles is 1.8 मीटर। ये दूरी है 1.8 मीटर। अंदाजा होना चाहिए दूरी का आपको 1.8 मीटर। कार कितनी लंबी होती है? 2 मीटर से 3 मीटर। Its center of gravity is 2 मीटर 3 मीटर कम बोल दिया मैंने, 3 मीटर से 4 मीटर। The center of gravity is 1.05 मीटर behind the front axle। ये पहियों के बीच की दूरी दी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1.05 मीटर पीछे है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। ये हमें कैलकुलेट करना है कितना फोर्स लगेगा। तो यहां आंसर दिया हुआ है, हर एक फ्रंट व्हील पर सेम फोर्स लगेगा और हर एक बैक व्हील पर सेम फोर्स लगेगा। बैक व्हील पर ज्यादा लग रहा है, फ्रंट व्हील पर कम लग रहा है। रीजन समझते हैं कैसे, क्यों। तो गिवन डेटा में मास है हमारे पास और डिस्टेंस दी हुई है। तो अगर हम इसको डायग्राम बनाकर समझें, कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहां से रिएक्शन फोर्स R1, यहां से रिएक्शन फोर्स R2। हियर इज द सेंटर ऑफ मास जहां पर इसका वेट काम करेगा और ये डिस्टेंस फ्रंट से ज्यादा दूर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रियर व्हील के ज्यादा पास होने से, सेंटर ऑफ मास ज्यादा पास होने से पीछे जो है रिएक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है। R1 R2 be the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel। जैसे कि दिख रहा है, तो R1 प्लस R2 मिलाकर mg को बैलेंस करेंगे। हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बैलेंस किया। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो टॉर्क बनेगा, R1 घुमाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, R1 इंटू 1.05, R2 घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, R2 इंटू 1.8 माइनस 1.05, टोटल डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो यहां से R1 R2 में हमें अब दो इक्वेशन मिल चुकी है, सॉल्व करेंगे तो R1 भी आ जाएगा और R2 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर फॉर्मेट फॉर सॉल्यूशन इज, हमने डायग्राम बनाकर दिखाया। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्सेस को बैलेंस किया, ऊपर की तरफ फोर्स जितना उतना नीचे की तरफ फोर्स यानी mg के बराबर। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क को बैलेंस किया और सॉल्व करके दोनों रिएक्शंस को हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.10 पार्ट ए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट ए टेंजेंट टू द स्फीयर गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर टू बी 2 mr स्क्वायर बाय 5 यानी 2/5 mr स्क्वायर। ये दिया हुआ है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं। Where m is the mass of the sphere and r is the radius of the sphere। तो हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस उनमें से किसी का इस्तेमाल करना है। तो आपको समझ में आना चाहिए, सोच के देखिए कि कौन सी थ्योरम आप इस्तेमाल करेंगे। बी पार्ट है, गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, वो आपको दिया है mr स्क्वायर बाय 4, वो आपको पता भी है, रटा हुआ होना चाहिए। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स एज। क्लैरिटी के साथ एक्सिस को पहचानना आना चाहिए आपको कि कौन से एक्सिस की बात की जा रही है। अगर मैं आपको ये ड्रॉ करके बताऊं तो ये कौन सा एक्सिस है कि तो बच्चों स्फीयर, पहले हम स्फीयर की बात करते हैं। हियर इज द स्फीयर, टेंजेंट टू द स्फीयर और डायमीटर के अबाउट दिया हुआ है। तो डायमीटर के अबाउट इसके अबाउट दिया हुआ है और टेंजेंट इसके अबाउट निकालना है। तो ये डिस्टेंस आप जानते हैं r के बराबर है। तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस की लगेगी, समझ में आ गया होगा आपको। डिस्क की बात करें तो इसी को अगर मैं डिस्क मान लूं 3D के बजाय 2D, तो डायमीटर के अबाउट दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ इट ऑन इट्स एज। तो अभी ये वाला एक्सिस चेंज हो गया बच्चों, ये वाला एक्सिस हो गया ये नॉर्मल।
तो अभी आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इस्तेमाल करनी पड़ेगी और पैरेलल एक्सिस भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 7.10 का आंसर सीधे डायरेक्ट दिया हुआ, वैल्यू कैसे आंसर आया ये देखिए। डायमीटर के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम हमने लगाई 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 7/5 mr स्क्वायर। डिस्क की बात करें तो mr स्क्वायर बाय 4 दिया हुआ है। यूजिंग पहले हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर नॉर्मल टू द डिस्क, तो वो हुआ mr स्क्वायर बाय 2। अब उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है, या अगर आपको वैसे ही पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको आइडिया है सिचुएशन क्या है। हियर इज द डिस्क, है ना, डिस्क है पूरा भरा हुआ है। हियर इज द डिस्क एंड आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता, तो आप जानते हैं डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसके अबाउट भी सेम होगा। तो इसके अबाउट mr स्क्वायर बाय 4 दिया हुआ है, इसको मैं id लिख देता हूं। तो इसके अबाउट भी होगा mr स्क्वायर बाय 4 id। तो इनका जो परपेंडिकुलर एक्सिस यहां से जा रहा है, सेंटर से यहां से होकर जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से मैं लिखूंगा इसको मैं आई जेड, वैसे मुझे पता है ओन एक्सिस ऑफ द डिस्क ये mr स्क्वायर बाय 2 होता है, और आया कैसे, तो मैं लिखूंगा आई जेड इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, यानी 2id। तो 2id का मतलब id तो मुझे दिया हुआ है mr स्क्वायर बाय 4, तो ये आ गया mr स्क्वायर बाय 2। तो हमने पहले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को लगाया। अब हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को, क्योंकि किस एक्सिस के अबाउट पता करना है बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट पता करना है जो पॉइंट से जा रहा है और परपेंडिकुलर है। तो ये डिस्टेंस r है, हम जानते हैं रेडियस ऑफ द डिस्क। तो ये जो i है वो कितना हो जाएगा, i हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 एज इट इज प्लस mr स्क्वायर mass of the body multiplied by square of the distance, so it becomes 3/2 mr स्क्वायर। इस तरह से तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तो हमने शुरू के 10 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। इससे आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। हैप्पी लर्निंग।